मॉर्निंग बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मुझे उस किताब से उस पाठ को पढ़ाना है। हो गए ना आप कंफ्यूज? अर्थात अगर कक्षा में आकर के मैं आपको किताब का नाम ना बताऊं, पाठ का नाम ना बताऊं, तो आपको कितनी असुविधा होगी। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में नाम का बहुत महत्व होता है। अगर संसार की चीज़ों का हम नाम न रखें तो शायद चीज़ों को समझ पाना संभव न होगा, या यूँ कहिए कि नामुमकिन सा होगा। तो आज हमारा पाठ भी नाम पर आधारित है, अर्थात आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कहाँ से आती है, उसका आधार क्या है। आप सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में शब्द भेद अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा होगा। शब्द भेद अर्थात दुनिया में जितने भी शब्द बोले जाते हैं उनकी प्रजाति, उनकी जाति जो होती है 8 प्रकार की होती है। 8 प्रकार से ज़्यादा हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम बोलते ही नहीं हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद जो आप पढ़ते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसी में हम सबसे पहले जो आता है वो होता है संज्ञा। तो पहले देखते हैं हम कि पार्ट ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेद क्या होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब इस 8 प्रकार को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसको हम 2 भागों में से विभाजित करते हैं। इसको हम बोलते हैं विकारी, विकारी शब्द, और इसको बोलते हैं अविकारी। विकारी मतलब विकारी अर्थात जहां विकार हो, दोष हो, रोग हो, अर्थात इन चारों को हम विकारी कहते हैं और इन चारों को हम अविकारी कहते हैं। विकारी का जैसे मैंने बताया कि जहां पे रोग हो, दोष हो। क्यों रोग और दोष होता है? जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो शब्द हैं, ये शब्दों में लिंग, काल, वचन और कारक के अनुसार हमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। ये परिवर्तित हो ही जाते हैं। अगर हमने इनमें परिवर्तन नहीं किया तो इस सारे ही वाक्य में क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। लड़का पढ़ता है, हमने लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का पढ़ता है और अगर हमने उसका लिंग में परिवर्तन किया तो हम क्या लिखेंगे? लड़की पढ़ती है। अगर हमने काल में परिवर्तन किया तो क्या, अगर हमने भविष्य काल में उसको बताया तो हम बोलेंगे लड़का पढ़ेगा या लड़की पढ़ेगी। अर्थात यहाँ पर हमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। अगर हमने इसे परिवर्तन नहीं किया तो ये सारे सेंटेंस जो होता है, जो वाक्य होता है, वो सही नहीं रहेंगे, और सही नहीं रहेंगे अर्थात उसमें दोष उत्पन्न हो जाएगा। पर ये जो 4 हैं इसमें हमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। परिवर्तन करिए या ना करिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कोई परिवर्तन इसमें होगा ही नहीं, इसमें कोई रोग, कोई दोष नहीं होता है। अविकारी को हम अव्यय भी बोलते हैं, इसको हम अव्यय ही बोलते हैं। अव्यय मतलब आप सबको पता है, व्यय मतलब होता है खर्च करना, अर्थात जहाँ पे हम खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे अ लगाया है, अ का मतलब ही होता है नहीं, अर्थात जहाँ पे कुछ भी खर्च ना हो। इन चारों को अपने से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, अर्थात ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये अव्यय किस प्रकार होते हैं? जैसे कि ये जो शब्द होते हैं इसमें और, इसलिए, किंतु, परंतु, की, में, पर, अर्थात बहुत सारे शब्द होते हैं। ये जो शब्द हैं, अगर मैंने लिखा और शब्द है, अगर मैंने बोला मैं और मेरा भाई बाजार जा रहे थे,
लड़कियां और उनकी सहेलियां बाजार जा रही थी, लड़के और उनके मित्र बाजार जा रहे थे, और जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन चारों के से उसमें कोई और जो है हमेशा और ही रहेगा। लड़का के साथ में भी और ही लगेगा और लड़की के साथ में भी और ही लगेगा। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे लिंग परिवर्तन की वजह से और को हम चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, मैं धीरे धीरे लिखती हूँ, अगर यही जो वाक्य है अगर पुरुष के लिए बोला जाए, अर्थात अगर लड़के के लिए बोला जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे, अगर मेरे लिए धीरे धीरे हो गया और उनके लिए धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे जो शब्द है वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हमने इससे समझा कि विकारी शब्द जो होते हैं उसमें लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होता ही होता है, करना ही पड़ता है। पर जो अव्यय होते हैं, जो व्यय ही नहीं करते, जो कुछ खर्च नहीं करते हैं, इनको अविकारी बोलते हैं, जहाँ पे कोई विकार और दोष नहीं होता है। जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण बताया, यहाँ पे अगर हम चेंजेस ना करें, परिवर्तन ना करें, तो भी यहाँ पे कोई दोष नहीं होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्दभेद है, शब्दभेद के प्रकार को हमने समझा और जाना कि शब्दभेद क्या होता है। अब सबसे पहला जो हमारा मुख्य विषय वो क्या है? संज्ञा। तो आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम संज्ञा के बारे में समझते हैं, संज्ञा क्या होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, संज्ञा अर्थात नाम। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हम उनको नाम से ही जानते हैं, नाम से ही समझते हैं। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं, अर्थात संसार की सभी चीजें, जो चीजें हैं उन सभी का हम नाम रखते हैं। नाम हम किसका रखते हैं? उनको कुछ व्यक्तियों के नाम होते हैं, कुछ वस्तुओं के नाम होते हैं और भाव के नाम होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव, ये चार चीजों का हम दुनिया में नाम देखते हैं। व्यक्ति में आपके पुरुष, स्त्री सभी आएंगे, जानवर भी आएंगे, जितने भी प्राणी हैं सब व्यक्ति में आ जाएंगे। वस्तु मतलब जितनी भी चीजें हैं जो हमारे इधर उधर पड़ी रहती हैं, हमारे वातावरण में दिखती है, सारी चीजें वस्तु में आ जाएंगी। स्थान अर्थात हम कहाँ रहते हैं, कोई ना कोई एक जगह होती है, हम कहाँ रहते हैं, हमें कहाँ घूमना पसंद है, ये सब स्थान में आ जाएगा। भाव अर्थात जितनी भी हमारे अंदर फीलिंग है, जितनी भी फीलिंग है जो दिखाई देती है उसको हम भाव कहते हैं। अर्थात अगर हम उनको समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो चीजें होती हैं ये दृश्य होती हैं, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं, पर ये जो चीज है ये हमें दिखाई नहीं देती है। जो भाव होता है वो क्या होता है? वो अदृश्य होता है। अर्थात हमने क्या देखा कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनको हम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, हम इनको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। बिना नाम के हम इन सब चीजों को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो संज्ञा की अगर हम परिभाषा बताएं तो क्या होगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गई आपकी संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? सारी चीजों के नाम अर्थात संज्ञा। तो इस प्रकार बच्चों हमने संज्ञा की परिभाषा समझी। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा है। अर्थात इसमें कॉमन क्या है? इसमें सबसे सरल या सामान्य क्या है कि हम नाम अर्थात
सभी चीज़ों को, दुनिया में सभी जो चीज़ें होती हैं उनके सभी चीज़ों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा तो कहते हैं, पर इसमें इतने प्रकार क्यों होते हैं, हमें क्यों इतने प्रकार याद रखने पड़ते हैं? तो हम चीज़ों को कैसे कैटेगराइज, कैसे उसको वर्ग में विभाजित करते हैं और किस तरह से हम नाम रखते हैं, हम उसको आज देखते हैं। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इस प्रकार हमने परिभाषा इसकी देखी, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों एवं वस्तुओं का बोध हो, बोध अर्थात ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखे लड़का, शहर, नदी, कलम इत्यादि। अर्थात जातिवाचक संज्ञा क्या बताती है, जिस शब्द से हमें किसी एक ग्रुप का, एक वर्ग के सभी लोगों का भान हो, ज्ञान हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों बैठते हैं, तो हम सभी कक्षा के सभी लड़कों को हम क्या बोल सकते हैं, लड़का, और सभी लड़कियों को हम लड़की बोल सकते हैं। सारी किताबों को हम किताब बोल सकते हैं, और सारे पेन अर्थात जो कलम होती है सबको हम कलम बोल सकते हैं। अर्थात यहाँ पे सभी ग्रुप में जो भी है एक कॉमन नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पे देखो इंग्लिश में भी लिख दिया है, ताकि आपको इंग्लिश के ग्रामर और हिंदी के ग्रामर और मराठी के तीनों ग्रामर एक ही होता है, संज्ञा के सभी भेद एक जैसे होते हैं, बस हमें लिंक लगाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल। कॉमन नाउन अर्थात जो मैंने अभी भी पढ़ाया कॉमन होता है, अर्थात सभी का नाम जो होता है वो कॉमन होता है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले करके एक बार लिख लीजिए। जातिवाचक संज्ञा किसी वर्ग का हमें बोध कराती है, हमें ज्ञान कराती है। लड़के लड़कों के ग्रुप का, लड़कियां लड़कियों के ग्रुप का, नदी नदियां कौन कौन सी, सारी नदियां एक उसमें आ जाएंगी। भेड़ बकरियां जो हैं उन सारी भेड़ बकरियों को हम कॉमनली सामान्य रूप से बोल सकते हैं। पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें देखिए परिभाषा में सबसे मेन क्या है यहाँ पे, विशेष। अर्थात जहाँ पे हमने लड़का बोला, जहाँ पे हमने लड़की बोली, नदी बोला, वहाँ पे वो क्या हो गया, मोहन, मुंबई, गंगा, नदी इत्यादि। अर्थात जब हम किसी ग्रुप, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो बहुत सारे लड़के होते हैं। अब अगर टीचर को किसी एक बच्चे को बुलाना हो तो अगर बोलेगी ए लड़के इधर आ, तो उसमें से एक बच्चे का प्रॉपर उस बच्चे का आना यहाँ पे संभव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टीचर ने उस बच्चे के नाम को लेके पुकारा, वह बच्चा टीचर के सामने आ जाएगा। अर्थात जब हम उस ग्रुप में से किसी बच्चे को या किसी जो लड़का है उसका जो नाम रख देते हैं तो वहाँ पे वो विशेष हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या मतलब विशेष, अर्थात वो सामान्य नहीं होकर क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है। और हम उस ग्रुप में से एक को छांट करके निकाल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण लिखा, मोहन जो लड़का है, जो लड़कों के ग्रुप में से एक लड़के को मैंने मोहन। शहर जो था हमने लिखा था जातिवाचक संज्ञा में उदाहरण मुंबई। उन सारे शहरों को हम शहर बोल सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर हमने किसी एक का नाम दिया तो मुंबई। और नदियों में सभी नदियाँ सामान्य होती है, हम सभी नदी को नदी बोलते हैं, लेकिन उसमें से हमने निकाल के अगर एक नाम दे दिया तो गंगा नदी। अर्थात इस तरह से हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब समझ में आ गया होगा। एक और मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने ये पुस्तक ली है, ये इसको हम कॉमनली सामान्य रूप से किताब बोलेंगे, पुस्तक बोलेंगे, टेक्स्ट बुक बोलेंगे। लेकिन जब हमने अगर इसका एक नाम दे दिया तो क्या हो जाती है, ये विशेष हो जाती है। ये सभी किताबों में से हट करके एक विशेष रूप ले लेती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं। जैसे ही हमने बोला, आपके बैग में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, लेकिन जब मैंने एक किताब का नाम बता दिया तो आप सारे उस ग्रुप में, उस वर्ग में से सारी किताबों में से एक आप किताब चुन करके अपने टेबल पे रख लोगे। अर्थात जो कॉमन होता है और एक जो होता है प्रॉपर होता है। इस तरह से मुझे ऐसा आशा है कि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरी संज्ञा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है।
भाववाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने यहाँ लिखी है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जो दिखाई ना दे, इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई एक आकार नहीं होता है। जैसे कि जिन शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस परिभाषा में सबसे जो कहते हैं कि विशेष रूप से हमें क्या दिखा कि गुण, भाव, स्वभाव जो अवस्था होती है उसका अगर हमें ज्ञान होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में हमने क्या लिखा है, गुस्सा, खुशी, बचपन, ईमानदारी, उत्साह इत्यादि। अर्थात हर एक का एक स्वभाव होता है, हर एक प्राणी का, हर एक इंसान का एक स्वभाव होता है। स्वभाव में ईमानदारी हो सकता है, वो ईमानदार हो सकता है, बेईमान हो सकता है। अगर कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें उत्साह, वो भाव होगा, और उसके अंदर जो भाव होगा गुस्सा होगा, खुशी हो सकता है, और उसकी अवस्था बचपन की हो सकती है, बुढ़ा हो सकता है, या फिर जवान हो सकता है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं, सिर्फ हम महसूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अर्थात जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये तीन जो संज्ञाएं होती हैं, ये तीनों में हमने अंतर देख लिया कि तीनों में अंतर क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा अर्थात एक ग्रुप, एक वर्ग का नाम जिसमें सभी को हम शामिल कर सकते हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात उसमें से छांट के हम एक निकाल के उसका नाम दे देते हैं, अर्थात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हर एक व्यक्ति में कोई न कोई भाव होता है, उसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब हम चौथी संज्ञा देखेंगे, समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक के बाद अब हम समूहवाचक संज्ञा जो चौथी है उसका हम अध्ययन करेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, अर्थात कलेक्टिव नाउन, जहाँ पे हम एक जगह समूह में जो रखते हैं, और समूह में रखने के बाद हम उसको एक नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या विशेष है, जिस संज्ञा से पूरे समूह अर्थात पूरे ग्रुप का बोध अर्थात ज्ञान हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, सेना, दल, संगठन इत्यादि। जैसे कि अगर सेना, किसी एक सैनिक को हम ये नहीं बोलेंगे, हम सेना में किसी एक सैनिक को नहीं बोलते हैं। सेना अर्थात पूरे सैनिकों का एक समूह। जैसे कि आप स्कूल में रहते हो, अगर आपको टीचर से कुछ काम है और अगर उस टाइम अगर आपके क्लास में टीचर नहीं है तो आप स्टाफ रूम में जाते हो। स्टाफ रूम का मतलब होता है जहाँ टीचरों का समूह हो, जहाँ पे सभी टीचर इकट्ठा बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाफ रूम। वैसे ही जैसे कि आप कक्षा में बैठे हो, कक्षा में अगर मैंने बोला कि मुझे 8th स्टैंडर्ड में जाना है, 7th स्टैंडर्ड में जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक बच्चा होगा। कक्षा का मतलब होता है जहाँ बच्चों का एक उस विशेष अर्थात कक्षा 7वीं के बच्चे पूरे उस क्लास में होंगे। इसका मतलब वो बच्चों का एक समूह है, उसको हम सिर्फ छोटा सा एक नाम दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, कक्षा 7वीं, अर्थात उसमें 7वीं कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, इसे हम बोलते हैं समूह। मेरे ख्याल से आपको ये समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो आगे की हमारी जो अंतिम है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, हम उसकी परिभाषा के थ्रू समझते हैं। अब तक हमने 4 संज्ञाओं के बारे में जाना। अब हमारी 5वीं संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है, हम परिभाषा के जरिए देखते हैं, जिस संज्ञा में से गिनती संभव न हो। यहाँ पे सबसे जो विशेष है क्या है, गिनती संभव न हो, अर्थात जो गिना ना जा सके, जिसको आप काउंट ना कर सको, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ कैसा होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है और गैस होता है। ये 3 रूपों में हम पदार्थों को जानते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, चीनी आप जाओगे तो आप काउंट करके लेते हो, 1 2 3 4 हमें चीनी चाहिए। दूध आप काउंट कर सकते हो, नहीं, हम इनको नापते हैं, मापते हैं। इन सभी चीज़ों को हम नाप करके और माप करके लेते हैं। सोना को हमें तोल के लेते हैं। पानी की भी हम क्वांटिटी लीटर में हम देख करके, लीटर से ही हम नाप करके उसको लेते हैं। चावल को भी हम नाप करके लेते हैं। अर्थात यहाँ पे जितनी भी चीज़ों के नाम मैंने लिखे हैं, ये नाम कैसे हैं, ऐसे नाम हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हम चीज़ों को
नाप करके और तोल करके ले सकते हैं, न कि गिनती करके। जो कि समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, हम जो समूह होता है, जो चीज़ों का समूह, जो लोगों का समूह होता है, उसको हम गिन करके एक समूह में रखते हैं। पर द्रव्यवाचक संज्ञा में हम गिन नहीं सकते हैं, पर समूहवाचक संज्ञा में हम गिन करके सेना के जवानों को हम गिन सकते हैं, कक्षा में बैठे बच्चों को हम गिन सकते हैं कि इतने बच्चे कक्षा में बैठे हैं, पर द्रव्यवाचक संज्ञा में हम इनको गिन नहीं सकते। अर्थात मुझे आशा है कि आपको पांचों संज्ञाओं की परिभाषा, उसके उदाहरण आपको समझ में आया होगा। अतः आप जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको वहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और जो सारी संज्ञा के भेद हैं, उसकी परिभाषा है, उसके उदाहरण है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। इस प्रकार बच्चों आज हमने शब्दों के भेद देखे कि शब्द भेद अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हमने 2 तरह से जाना, एक विकारी और एक अविकारी। कुछ विकारी होते हैं और कुछ अविकारी होते हैं। विकारी अर्थात दोष, जहाँ पे हम अगर काल लिंग के अनुसार अगर उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं तो उस पूरे वाक्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अविकारी में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, हमें लिंग काल वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, उसे हम अविकारी या अव्यय बोलते हैं। और हमने विकारी शब्दों में संज्ञा के भेद, उसकी परिभाषा और उदाहरण के साथ समझा। अब सबसे बड़ी समस्या हमारी ये होती है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सभी के भेदों को याद करने में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें का उसमें, उसमें का उसमें, अर्थात कुछ विशेषण के हम संज्ञा में लाते हैं, संज्ञा के कुछ विशेषण में ला करके हम याद कर लेते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप एक जो मैंने लिंक से जो याद करते हैं, अगर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हमें इच्छा होती है कि उनके घर अगर बच्चा हुआ है तो क्या है, सबसे पहले हम उसको एक वर्ग, एक जाति में डाल देते हैं, अर्थात लड़की है कि लड़का है। वहीं पे हमने उसकी जाति जान ली, अगर लड़की है, लड़की, लड़का है। उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है तो हम उसको एक नाम देते हैं, उस बच्चे का, या लड़की हो या लड़का, उसका एक नाम दे देते हैं। जब हमने उसका नाम दे दिया अर्थात हमने उसको विशेष बना दिया, अर्थात पूरे घर में उस नाम का एक ही व्यक्ति होगा और उसका हम नाम देने के बाद में वह जैसे ही नाम दिया वह बच्चा आपकी तरफ देखता है, अर्थात जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। उसके बाद उस बच्चे में कुछ न कुछ भाव होते हैं, अर्थात जब वो अपने मम्मी को देखता है, अपने परिवार को देखता है तो क्या वो खुश होता है, अर्थात वहाँ पे उसके अंदर एक भाव होता है, जो भाव जिससे हम उसको भाववाचक संज्ञा। और दूसरा उसकी अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था, अर्थात बचपन होता है, अर्थात वहाँ पे हमने उसकी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे बड़ा होने के लिए तो सबसे पहले उसको आहार चाहिए, आहार में हम उसको दूध देंगे, खाने पीने की वस्तुएं देंगे, अर्थात वहाँ पे हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा तो उसको अकेला अच्छा नहीं लगेगा। बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको समाज के अंदर ही रहना पसंद होता है, वो अकेला रहना पसंद नहीं करता है। अर्थात जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे एक समूह में ही अच्छा लगता है, अपने परिवार में अच्छा लगता है, तो वह एक अपने परिवार में रहना पसंद करता है, परिवार के लोगों को देख के खुश होता है वो। अर्थात इस प्रकार हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इन पांचों संज्ञाओं के बारे में हमने एक बच्चे के द्वारा हमने जाना। उस तरह से अगर आप लिंक लगा के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। मुझे आशा है कि आज आपको संज्ञा जो हमारा विषय था आप सभी को समझ में आया होगा। अतः आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने समय का सकारात्मक उपयोग करिए। धन्यवाद।